गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का न्यूज़पेपर का डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर रीजन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इन फ्यूचर इसका हमेशा ही यूज़ आएगा और ये बार बार न्यूज़ में आएगा। तो आज हम इसे इलेबरेटली जानेंगे और नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके दोबारा से डिस्कस करेंगे। कोई भी आर्टिकल जो फ्रंट पेज का हम आज डिस्कस करते हैं फिर उसे दोबारा से डिस्कस करते हैं ताकि वो पूरी तरह से आपके माइंड में बैठ जाए। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरिया। ठीक है, क्या हुआ है, पंजाब में एक कमेटी बिठाई गई है तो उसमें कहा गया है कि अब की जो होगा, जो एयर क्वालिटी है वो 50% तक जो पोल्यूशन है वो रिड्यूस होगा। एक्चुअली क्या होता है, एनसीआर रीजन में क्या होता है, ये पंजाब ये थे, ये एनसीआर, ये हरियाणा है, ये यूपी है, ये राजस्थान और ये पंजाब। तो क्या होता है, जो पराली जलाई जाती है, जो रेजिड्यू, जो बचा हुआ जो क्रॉप जलाया जाता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एयर के साथ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ हमारे न्यू दिल्ली में बहुत ज़्यादा पराली का पॉल्यूशन आता है। उस पॉल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा लोग बीमार पड़ते हैं एनसीआर रीजन में और सांस लेने में दिक्कत होती है। तो उसी के मद्देनज़र क्या किया गया था, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बनाया गया था, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कंट्रोल अथॉरिटी को रिमूव करके। अभी हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे। पहले हम दूसरी न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं जो फ्रंट पेज की है। पहले क्या न्यूज़ आई है कि जुडिशरी क्या कह रही है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, जुडिशरी इज़ लूजिंग टैलेंट्स एज गवर्नमेंट सिट्स ऑन नेम्स। क्या होता है, देखो पहले ये आर्टिकल हम लोग जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 124 क्लॉज 2 और आर्टिकल 217 ये कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। क्या होता है, जब भी कोई अपॉइंटमेंट होता है तो कॉलेजियम, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिस्कस करेंगे कि कॉलेजियम सिस्टम कहाँ से आया, कैसे इमर्ज हुआ, आपको एक एक डिटेल, माइन्यूट सी डिटेल भी हमारे द्वारा बताई जाएगी। तो कॉलेजियम क्या होता है, जजेस का एक कमेटी होती है, आप ओवरव्यू जान लीजिए। जजेस की एक कमेटी होती है, इस कमेटी में बहुत सारे मेंबर होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई होंगे प्लस 4 सीनियर मोस्ट मेंबर होंगे। तो ये क्या करते हैं, कुछ मेंबर रिकमेंड करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। अब मान लो इन्होंने जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिकमेंडेशन दी कि ये आप मेंबर अपॉइंट कर दो। क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या करती है, ये ऑर्डर जाता है प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट के पास ऑर्डर जाने का सीधा सीधा मतलब है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑर्डर जा रहा। तो जुडिशरी का कहना क्या है कि जब हम आपको रिकमेंड करते हैं नेम को, तो आप क्या है उन फाइलों पर बैठ जाते हो और आप उस फाइल्स को आगे बढ़ाते ही नहीं हो। क्योंकि देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ। क्या होता है, जैसे कॉलेजियम ने कोई फाइल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजी तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उस फाइल को अगर रिटर्न कर देती है कॉलेजियम को दोबारा से, तो रिटर्न करने के बाद अगर कॉलेजियम दोबारा से वही फाइल सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देता है तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी हो जाता है कि इस नाम को, जो नेम्स सुप्रीम कोर्ट से आए हैं उनको जजेस बनाना। इसलिए क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, मैक्सिमम टाइम उन फाइल्स पर बैठ जाती है और उन फाइल्स के लिए संज्ञान नहीं लेती है। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है, लूजिंग अ टैलेंट एज गवर्नमेंट सिट्स ऑन नेम्स। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फाइल को रिटर्न कर दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट सेम फाइल अगर दोबारा से भेज देती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो मैंडेटरी हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी हो जाता है उस रिकमेंडेशन को मानना। इसीलिए मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उन फाइल्स पर बैठी रहती। तो हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि रिटर्न होती है फाइल तो क्या होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आर्टिकल 124 और आर्टिकल 217। ठीक है, ये इलेबोरेटली नेक्स्ट लेक्चर में हमारे द्वारा डिस्कस किया जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है देखो क्या हुआ, कभी कभी यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है CAQM, ये
इनिशियली एक ऑर्डिनेंस के थ्रू बनाई गई बॉडी थी, तो एकदम सही हो जाएगा। क्योंकि क्या हुआ था कि जब इन्वायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी जब पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में फेल हो गई, तो उस फेल होने के बाद क्या किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बनाया गया। ये ऑर्डिनेंस के थ्रू बनाया गया क्योंकि उस समय लोकसभा और हमारे पार्लियामेंट का कोई सेशन नहीं था। तो ये कहा गया कि ऑर्डिनेंस के द्वारा सेटअप की गई बात को इसे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बना दिया गया, ठीक है। और ये कमीशन जो है एयर क्वालिटी देखता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी और एडजॉइनिंग एरिया। एडजॉइनिंग एरिया में कौन कौन से आते हैं आप ये नोट कर लो। एडजॉइनिंग एरिया में जो स्टेट आते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो फर्स्ट आता है हरियाणा, ठीक है। देखो दिल्ली में तो एयर क्वालिटी मैनेज करना ही करना है, तो एडजॉइनिंग एरिया एक हरियाणा हो गया, एक पंजाब हो गया, एक राजस्थान हो गया, एक उत्तर प्रदेश हो गया। ये चीज़ आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस के द्वारा ये कमीशन बनाया गया, फिर इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड किया गया और रिमूव कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया इन्वायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, ठीक है, फॉर एनसीआर। ये जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी थी, इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा 1998 में बनाया गया था। तो ये एक मतलब जुडिशियल अथॉरिटी टाइप में वर्क कर रहा था, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसी फीचर नहीं थे कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हो, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में वर्क कर रहा था, तो इसकी एफिशिएंसी बहुत डाउन होती जा रही थी। एनसीआर रीजन में पॉल्यूशन को कुछ कंट्रोल नहीं किया, मगर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को फुल अथॉरिटी दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इसके द्वारा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूँ, इसके द्वारा सुपरसीड कर दिया जाता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑर्डर को, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑर्डर को, और अदर अथॉरिटी स्टेट के द्वारा जो बनाई जाती है। तो मतलब ये एक यूनिटरी सिस्टम है जिसमें क्या है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट अच्छे से वर्क करती है और ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर जानी। तो अदर चीज़ हम देख लेते हैं। अदर चीज़ क्या है, देखो एक चीज़ आप ये जान लीजिए, जो कमीशन होता है और कैबिनेट होता है उसमें एक डिफरेंस होता है। आपको मैं ये बता देता हूँ। कमीशन क्या होता है, अक्सर जो है वो हेड किया जाता है ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, ठीक है। कमीशन को हेड किया जाता है ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, जबकि कैबिनेट जो है वो मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए। अब आगे देखो क्या बताया गया है, आगे क्या बताया, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट बाय सिंगल बॉडी, ठीक है। वही सिंगल बॉडी के द्वारा मॉनिटरिंग किया जाता है। एनवायरनमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी को ये रिप्लेस कर देता है, जो स्टेबलाइज हुई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1998 में, ठीक है। अब कंपोजिशन जान लेते हैं। कभी कभी कंपोजिशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है यूपीएससी के द्वारा, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ न्यू कमीशन क्या है, कमीशन विल बी हेडेड बाय ए फुल चेयरमैन, फुल टाइम चेयरमैन बैठता है, हैज़ बीन सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और चीफ सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या होता है, जो इसको हेड करता है वो सेक्रेटरी हेड करता है, और ये सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आ सकता है, या ये सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी हो सकता है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आ सकता है। इसका होल्डिंग पैटर्न क्या है, 3 साल के लिए होल्ड करता है ये, और एज 70 साल तक होती है, ठीक है। आप अगर 69 ईयर के हैं तो 1 साल के लिए आप इस अथॉरिटी को होल्ड कर पाएंगे, और अगर आप 65 ईयर के हैं तो 3 साल के लिए कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास 3 साल का टाइम है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अब इसमें बहुत सारे मिनिस्टर रिप्रेजेंट करते हैं, यही बात बताई गई है। मेंबर फ्रॉम सेवरल मिनिस्ट्री एज वेल एज रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम स्टेक होल्डर। देखो सिविल सोसाइटी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कभी कभी हम लोगों को ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं। क्या है इसमें, एक्सपर्ट आते हैं हमारे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से, ये चीज़ हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने डिस्कस की कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। अक्सर नवंबर में बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर रीजन में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है। अगला आर्टिकल कैनबिस के ऊपर है।
देखो कैनबिस के ऊपर आर्टिकल ये आया है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या हुआ है, हमारे हिमाचल प्रदेश ने एक 5 मेंबर कमेटी बनाई है एमएलएस की, जो थॉरोली स्टडी करेंगे कैनबिस कल्टीवेशन को और रिपोर्ट सबमिट करेंगे 1 मंथ के अंदर। तो देख लेते हैं कैनबिस क्या चीज़ होती है और ये किस तरह से हमारे यहाँ पर लीगली रूप से प्लांट की जाती है। देखो कैनबिस क्या होता है, कैनबिस होता है 3 प्लांट का ग्रुप होता है। 3 प्लांट इसमें आते हैं जो साइको एक्टिव प्रॉपर्टी रखते हैं, मतलब साइकोलॉजिकली आपको एक्टिव कर देते हैं या आपको साइकोलॉजिकली ज़्यादा लेने पर नुकसान पहुंचाते हैं। तो 3 प्लांट कौन से हैं, कैनबिस सटीवा, कैनबिस इंडिका और कैनबिस रुडरलेसा। ये अभी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं आया, जैसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा मैं आपको बताऊंगा। अब दूसरी बात क्या बताई गई है, मेड अप ऑफ 120 कंपोनेंट, मतलब 120 कंपोनेंट से कैनबिस बना होता है, जिसमें से एक्सपर्ट को गुड नॉलेज 2 कंपोनेंट के बारे में है, कैनेबिडॉयल और एक टेट्रा हाइड्रोकैनेबिनॉल। ठीक है, ये 2 चीज़ों की नॉलेज हमारे साइंटिस्ट को है। ठीक है, अब जो हम मैरीजुआना कहते हैं, देखो कभी कभी मैरीजुआना भी पढ़ते हैं इसे और कभी कभी जे साइलेंट रहता है तो मैरीजुआना पढ़ते हैं। तो मैक्सिमम जो मैक्सिकन टर्म है मैरीजुआना, ये कैनबिस लीव्स के लिए यूज़ होता है। देखो ये लीव्स दिखाई गई, ये लीव्स जो होती हैं इसको मैरीजुआना कहते हैं। ठीक है, तो कैनबिस लीव्स के लिए होता है और अदर क्रूड प्लांट इन मैनी कंट्री, मतलब जो बहुत सारी कंट्री में क्रूड प्लांट पाया जाता है उसकी लीव्स के लिए होता है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ बात बताइए कि अनपॉलिनेटेड फीमेल प्लांट आर कॉल्ड हसीस। ठीक है, जो मतलब जो अनपॉलिनेटेड प्लांट होते हैं, मतलब देखो कोई प्लांट है तो प्लांट में ऐसे फूल निकलेगा और फूल को किसी भी वर्ड्स के द्वारा तो नहीं, मतलब मधुमक्खी के द्वारा पॉलिनेट किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं, मगर एक जो होता है मधुमक्खी जो है इसमें पॉलिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। पॉलिनेशन क्या होता है, एक फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फ्लावर्स के प्लांट को बढ़ाती है। ठीक है, उसके हेल्प करती है। ठीक है, तो ये क्या है, पॉलिनेट किया जाता है, मगर कह रहे हैं कि अनपॉलिनेटेड, मतलब अभी पॉलिनेट नहीं हो पाया, प्लांट निकला ही है, उसके अंदर पत्ते आए ही हैं, फूल अभी नहीं आया। तो अनपॉलिनेटेड फीमेल प्लांट आर कॉल्ड हैसिस। ठीक है, ये हैसिस कहलाता है। कैनबिस ऑयल इसी हैसिस के द्वारा बनता है। ठीक है, अनपॉलिनेटेड प्लांट के द्वारा बनता है। अब लीगल सिस्टम देख लेते हैं, इंडिया में ये लीगली कहाँ पर है। अभी लीगलाइज की गई है उत्तराखंड में, कुछ गुजरात में भी यूज़ होती है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी होती है। ये 4 स्टेट में मैक्सिमम यूज़ होता है इसका, ये इम्पॉर्टेंट है और इसको रेगुलेट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। मेनली ये मेडिसिनल पर्पज से यूज़ होती है। ठीक है, आपको ये चीज़ जान लेना चाहिए। लीगल प्रोविज़न क्या है, लीगल प्रोविज़न इंडिया में क्या है कि ये सेंट्रल लॉ, लीगल प्रोविज़न में ये है कि सेंट्रल ने एक लॉ बनाया है जो कैनबिस से डील करता है, जिसे नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 कहा जाता है। कैसे, नारकोटिक ड्रग, एनडीपीएस एक्ट कहते हैं, बहुत फेमस है एनडीपीएस एक्ट, बहुत ज़्यादा आपको न्यूज़ में आएगा, आपको याद हो जाएगा कि एनडीपीएस एक्ट किससे रिलेटेड है। जो नारकोटिक, जो नशे वाली दवाएं होती हैं और जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस होते हैं उससे डील करता है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो मैंने ये हाईलाइट किया, क्या कह रहा है, एनडीपीएस एक्ट प्रोहिबिट करता है, सेल को प्रोहिबिट करता है, प्रोडक्शन को, कैनबिस रेसिन को और फ्लावर को। देखो मैंने आपको बताया कि आप रेसिन, जो उसमें निकलने वाला लार्वा टाइप में एक चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा नशीला होता है, रेसिन और फ्लावर को आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, जबकि लीव्स और सीड्स ऑफ कैनबिस प्लांट इज़ परमिटेड। मतलब आपके जो परमिशन है उस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वो लीव्स की जा सकती है और सीड्स की जा सकती है, बाकी कैनबिस रेसिन और फ्लावर की परमिशन नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, मेडिसिनल पर्पज से यूज़ होता होगा। ठीक है, तो स्टेट हैव द पावर टू रेगुलेट एंड फॉर्म ए स्टेट रूल्स, मतलब स्टेट के पास पावर है कि वो रेगुलेट और रूल को फॉर्म कर सकती है। ठीक है, आप देखो मोरक्को में हमें पता ही है, मोरक्को में तूफान आया था। ठीक है, तो मोरक्को में तूफान कह रहा हूँ, अर्थक्वेक आया था, रियली सॉरी, अर्थक्वेक आया था। तो अर्थक्वेक की वजह से क्या हुआ था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की
बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे, डेथ हो गई थी। तो पहली बात मोरक्को हमें पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कितने ऊपर है। देखो यहाँ पर है मॉरिटानिया, ये अल्जीरिया, और ये रहा आपका वेस्टर्न सहारा। तो देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से जा रही है, देखो वेस्टर्न सहारा से जा रही है, मॉरिटानिया से जा रही है, ऐसे ये अल्जीरिया से जा रही है, लीबिया से जा रही है, ठीक है, इजिप्ट से जा रही है। ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ जाना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से तो मोरक्को ऊपर है ही, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या जानी हमने कि मोरक्को का बॉर्डर किस किस से मिलता है, वेस्टर्न सहारा से मिलता है और अल्जीरिया से मिलता है, मॉरिटानिया से नहीं मिलता है। और अगला मैप जो है वो बताता है कि मोरक्को का बॉर्डर जो जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से हमारे स्पेन से मिलता है, और ये मेडिटेरियन सी और अटलांटिक सी को मिलाता है, ठीक है। स्ट्रेट इसे कहते हैं, जो दो लार्जर बॉडी को मिलाती है उसे स्ट्रेट कहते हैं। जैसे ये स्ट्रेट है तो यहाँ पर दो लार्जर बॉडी हैं, दो लार्जर बॉडी को मिलाने वाली जगह को स्ट्रेट कहते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के बारे में हमने जाना कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहाँ पर है, मोरक्को का बॉर्डर किस किस स्टेट से मिलता है, मतलब किस किस कंट्री से मिलता है, और हमने जाना कि मोरक्को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कितनी दूरी है। मेरी आपसे दरख्वास्त है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।